हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना था, उसके डेट्स को एक्सटेंड कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने टिल 31 जनवरी 2024। तो याद रखना है 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लास्ट। और उसी के साथ साथ सारी चीज़ें, सीट्स वगैरह सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने रिसर्च मेथोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में आपके रिक्वेस्ट के थ्रू इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको पासिंग गारंटी के साथ हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं।
अ टूल इन रिसर्च डिमांड्स प्रायोरिटी ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ रिसर्च के टूल्स दिए गए हैं और यू कैन से रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मेन है, जिस चीज पर हम रिसर्च में किन टूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डिमांड किस चीज की है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिविटी। यस, ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी यानी हमारे रिसर्च का एम क्या है, ठीक है। आप क्यों रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, आपको क्यों परफॉर्म करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उससे जो आउटकम्स आए हैं, क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो गए या फिर नहीं, हम क्यों परफॉर्म करें वो रिसर्च, उससे हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो यही होता है ऑब्जेक्टिविटी। यस, रिसर्च हम इसीलिए परफॉर्म करते कि वो एक ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, उसका पीछे कुछ मोटिव हो, उसके पीछे कुछ एम हो। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑब्जेक्टिविटी टूल है रिसर्च में, हम इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। देन साइक्लिकलिटी। साइक्लिकलिटी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है रिसर्च को जो मेथड है, रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां पर एक पॉइंट पर आके वो एंड होता है। सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे मेथड्स यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, साइक्लिकलिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देन थर्ड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, याद रखना है, रिलायबिलिटी जो होता है आपका वैलिडिटी से अपोजिट होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप मोर देन जो आपका जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी रिजल्ट लाना चाहते हो, आप एक से ज्यादा बार परफॉर्म करते हो, ओके, मोर देन वंस, ठीक है। यानी आप जो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए आप वेइंग मशीन से वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो एक्चुअल वेट है, मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट है 40 kgs, ठीक है। और आपने क्या करा, ये देखा आपने कि ये जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है या फिर नहीं है। तो आपने क्या करा, इसी वेट मशीन से आपने 3 टाइम्स वेट करा, ठीक है, 3 टाइम्स वेट करा। तो फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आ रहा है 38, सेकेंड टाइम अगेन 38, अगेन 38। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, आपका जो वेट है ये प्रॉपर एक्यूरेट वेट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हर बार आप जब टेस्ट कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आपका सेम रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी जो होती है ये इसका अपोजिट होता है। वैलिडिटी क्या होती है, जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है वही ये मशीन बताए, तब हम कहेंगे कि वो रिसर्च वैलिड है, ठीक है। रिलायबिलिटी यानी आप देख रहे हो कि रिजल्ट रिलायबल आ रहा है या फिर नहीं, आप बार बार चेक कर रहे हो उसको, ठीक है। ये होता है आपका रिलायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन रिसर्च। सो यहाँ पर सारे जो है हम इसको रिसर्च में, सारे टूल्स को हम रिसर्च में हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन विच द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि एक आपके पास एक जो डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो आपको समझना है पहले। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर मीन, मीडियन एंड मोड, इसका क्या रिलेशन होना चाहिए, इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर जो सारे टर्म्स यूज करे गए आपके ऑप्शंस में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, मीडियन, तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं रिसर्च में, पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट लेते हैं जो कि हमारा सैंपल बन जाता है, ओके। पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर हम स्टडी करते हैं जो कि हमारा सैंपल बन जाता है। अब इसी सैंपल से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सभी को क्लियर है। देन अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें जो टर्म्स यूज करे गए, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है।
स्टैंडर्ड डिविएशन यानी यहाँ पर आपका सेंट्रल में मीन होगा, यानी आपकी ज्यादातर वैल्यू जो आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन की है इस पार्ट पर लाई करेगी। ठीक है, तो आपका जो डेटा है इस तरीके से स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जो होता है आपका ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी आपका डेटा मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। देन मोड, मोड क्या होता है? आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यूज रिपीट हो रही है। मीडियन होता है आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, सेंटर या फिर मिडिल वैल्यू। एंड मीन क्या होता है? आपके डेटा का एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखेंगे आप, अगर मैं इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? सेंट्रल पार्ट, जिसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन यानी सेंटर, तो ये हो जाएगा आपका मीडियन इस केस में। मीन भी इधर ही आएगा क्योंकि आपकी ज्यादातर वैल्यूज किस एरिया में लाई कर रही है? इस एरिया में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी हो गया आपका मीन हो गया। ठीक है, अब मोड क्या होता है? मोड कि आपकी ज्यादातर वैल्यू किधर लाई कर रही है। ठीक है, ज्यादातर वैल्यू यानी जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन, आपके सैंपल की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कि आपने 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के कुछ अपने 5 स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर्स लिए, किसी के 80 है, किसी के 85 है, एक स्टूडेंट्स के अगेन 80 है, देन दूसरे के अगेन 80 है और किसी का 89 है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस डेटा में 80 जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर लाई करेगी आपकी 80 वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो है मोड भी इसी एरिया में लाई करेगा। तो याद रखना है जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में आपके जो मीन की वैल्यू होगी, मीडियन की वैल्यू होगी और मोड की वैल्यू होगी, ये क्या होगी? आपकी सेम होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन, मीडियन एंड मोड क्या हो गया इस केस में? सेम। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड ये क्या होते हैं। ठीक है, सो मीन, ठीक है, मीन यहाँ पर क्या होगा और मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं? वेज ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। नहीं, जैसे वेज ऑफ सैम्पलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ये सैंपल कलेक्ट करने का मेथड नहीं होता है आपका। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके मेजर्स है वो आप किस तरीके से आपको मिल रहे हैं वो मेजरमेंट्स। ठीक है, वो आपके ग्राफ की सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मीन कितनी ज्यादा वैल्यूज आपकी कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू, एवरेज स्टूडेंट्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स का अगर डेटा लिया है तो यहाँ पर मीन क्या होगी इस केस में कि मीन आपकी एवरेज वैल्यू होगी, मीडियन सेंट्रल वैल्यू होगी, मोड सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है। तो इसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपकी ग्राफ की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करे। ठीक है, ना कि आपके मेजर्स ऑफ डिविएशन। डिविएशन यानी आपका ग्राफ किस तरीके से डिविएट है, क्या लेफ्ट साइड में डिविएट हो रहा है, क्या राइट साइड में डिविएट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिविएशन। मेजर्स ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी नो, यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे हो कि आप किस तरीके से आपके टेंडेंसी को कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मीन, मीडियन एंड मोड जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना ही वेज ऑफ सैम्पलिंग है, ना ही मेजर्स ऑफ डिविएशन है, ना ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट। अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि कौन से ऑप्शन में हमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का हमें टाइप दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सैम्पलिंग में 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी मेथड एंड सेकेंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है? जिसमें रिसर्चर्स जो है उनकी पॉपुलेशन जो है बेसिकली होमोजीनियस होती है। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर्स जो है रैंडमली अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर्स क्या करते हैं? अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने
सुविधा के अनुसार, ठीक है, जो उनको लगता है कि हमारे लिए इजी है, वही पॉपुलेशन में से मेंबर्स को वो चुनते हैं। तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे ऑप्शन बी कन्वीनियंस, ऑप्शन सी स्नोबॉल एंड ऑप्शन डी पर्पजिव, ये तीनों भी जो है ये होते हैं आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कन्वीनियंस में आप क्या करते हो, रिसर्च अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनते हैं। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल में रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 to 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन्हीं जो मेंबर्स है जिनको रिसर्चर ने सिलेक्ट करा है, इन्हीं मेंबर्स को बोलेंगे और आगे मेंबर्स लेके आओ, तो ये और आगे रिसर्च के लिए मेंबर्स लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आगे और किसी और मेंबर्स को लेकर आएंगे। तो इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जिसे हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है पर्पजिव। अगेन पर्पजिव सैम्पलिंग, वर्ड से ही मीनिंग है, रिसर्चर यहाँ पर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, उनका जो स्टडी का पर्पस है उसके ही अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे। तो यहाँ पर कन्वीनियंस, स्नोबॉल एंड पर्पसिव ये जो होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, तो आपको ये फिगर के थ्रू इजीली आप समझ सकते हो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि इस फिगर को आपको देखना है, फिगर को हम देखते हैं, यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है आपकी होमोजेनियस होती है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज होती है। क्लस्टर्स यानी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, क्लस्टर्स ग्रुप्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से आपके जो आप ग्रुप्स बनाते हो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-3 का इन्होंने ग्रुप बनाया, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, 4-4 का बना सकते हो, 5-5 का बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को लिया और हमने यहाँ पर उनका क्लस्टर्स डिजाइन कर लिया, यानी उनका यहाँ पर हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स है। अब 6 ग्रुप में से हमने क्या करा, सिर्फ 2 ही ग्रुप को चुन लिया, जो कि हमारा सैंपल बन गया। तो यहाँ पर आप एक एक मेंबर नहीं लोगे हर एक ग्रुप से, आपको होल क्लस्टर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट क्लस्टर सिलेक्ट करा है एंड देन ये वाला क्लस्टर सिलेक्ट करा है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर, आप ऐसा नहीं सिलेक्ट करते हो, बल्कि आपको होल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। पूरा का पूरा ग्रुप एज अ सैंपल सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लस्टर। ग्रुप्स को हम क्लस्टर भी कहते हैं। तो इसीलिए क्लस्टर में क्या होता है, होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है, और यहाँ पर रिसर्च अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं, रैंडमली सिलेक्ट करना होता है पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, और पॉपुलेशन जो क्लस्टर्स है उसमें से एज इट इज क्लस्टर को रैंडमली चूज करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्लस्टर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट, which of the following variables can be classified only under the nominal category? तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स नॉमिनल कैटेगरी के अंडर बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल कैटेगरी क्या होती है, जैसे कि मेजर्स ऑफ स्केल्स जो होते हैं, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, इंटरवल, रेशो, ये 4 टाइप्स के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नॉमिनल। वेरी सिंपल कैटेगरी होती है। नॉमिनल में आप क्या करते हो, बस आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है, उसके कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बेसिकली आप यहाँ पर चीजों को कैटेगरी वाइज आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, या फिर क्लासिफाइड करते हो। सो नॉमिनल कैटेगरी में यहाँ पर आपको देखना है, बेसिकली आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटा आपके पास क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉमिनल कैटेगरी में जो भी आपके पास डेटा होता है बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये आपको याद रखना है। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स देख लेंगे। फर्स्ट इज आई कलर। यस, आई कलर जो है ये आपका नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग करेगा, क्योंकि आई कलर, किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का ब्लैक है, किसी पर्सन का ग्रीन है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आई कलर की बेसिस पर पर्सन को आप क्लासिफाइड कर सकते हो। देन सेकेंड इज मिलिट्री रैंक। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक वर्ड यूज करा गया। आप नॉमिनल कैटेगरी में रैंक नहीं दे सकते, बल्कि आप ऑर्डिनल में रैंक देते हो। तो यहाँ पर मिलिट्री रैंक जो है ये नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। देन टाइप ऑफ चीज,
ठीक है। सारे टाइप्स की चीज होते हैं, जैसे कि आपने सारे ब्रांड्स देखोगे, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ चीज यानी चीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग आप चीज को क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, और पॉइंट नंबर 3 भी आपको नॉमिनल कैटेगरी के अंडर बिलोंग करेगा। देन पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन यानी पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। तो आप क्या कर सकते हो, यस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन पार्टीज को आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजनिंग से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है असर्शन क्या बता रहा है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिक्वायर्स दैट द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन इज लीनियर। यस, यहाँ पर आप क्या करते हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसमें आप किस तरीके से रिलेशनशिप बताते हो, दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर ये दो आपके पास वेरिएबल है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लीनियर है, ठीक है। यहाँ पर एक लीनियर जो है, यहाँ पर आप जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे, दो वेरिएबल्स का आप किस तरीके से उसको कंसिडर करेंगे, लीनियर वे में, यानी आप सीधा सीधा उसको कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स है, फिर पेरेंट्स आ रहा है, फिर दूसरा कोई वेरिएबल है, फिर टीचर से बिलोंग कर रहा है, नहीं, आप सीधा सीधा एक ही आप यहाँ पर रिलेशन बताओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में। तो यस, कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है यही बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका असर्शन तो यहाँ पर सही दिया गया है। देन रीजनिंग है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन ओनली देन theoretically assume that any value in the interval between +1 and -1। यह जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है हमें कि वेरिएबल्स की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी, ठीक है। +1 क्या होता है, +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेशन, ठीक है, यानी वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, परफेक्टली, ठीक है। यानी अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये जो दोनों वेरिएबल है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक दूसरे से इनके बीच में किस तरीके से कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन सॉरी -1 यानी क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, ओके, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी अगर आपका एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है, दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दोनों किस तरीके से है, अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं, तो आप उससे क्या कहोगे, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यस, रीजनिंग में भी आपको जो सेंटेंस दिया गया है, इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका असर्शन भी सही है, रीजनिंग जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द डायग्राम इंडिकेट्स। सो ये हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम यहाँ पर दी गई है, और हमें बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो याद रखना है, जैसे कि आपको मैं सिंपल मेथड बता दूं, यहाँ पर आपका जो डेटा है, यहाँ से आपका डेटा लेफ्ट साइड की तरफ जो है ज्यादा झुक रहा है, यानी ज्यादातर वैल्यूज आपके इस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। अगर आपका जो डेटा है लेफ्ट साइड में ज्यादातर झुका हुआ है, तो उसे हम कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम नेगेटिव स्क्यू। और पॉजिटिव स्क्यू किस तरीके से, किस डिस्ट्रीब्यूशन को कहोगे, जो कि राइट साइड में स्क्यूड है, ठीक है। यानी राइट साइड में अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से, यानी आपका डेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ इस तरीके से होता है आपका डायग्राम, तो वो उस केस में होता है पॉजिटिव स्क्यू। और नेगेटिव स्क्यू हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेटा है लेफ्ट साइड में ज्यादातर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका डेटा ज्यादातर स्प्रेड आउट है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यू। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सभी को पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरीके से डेटा होगा।
ठीक है, और डायग्राम होगी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये एक नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइड में आपकी ज्यादातर वैल्यू लाई करेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगेटिव स्क्यू। ओके, नेक्स्ट, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बेसिकली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 इज रैंडमाइजेशन। यस, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हो तो इसमें जो आप वेरिएबल्स चूज करते हो, ठीक है, जो आप वेरिएबल्स लोगे और जिस फैक्टर्स पर आप रिसर्च करते हो, तो उसको वो जो आप वेरिएबल्स लोगे और किसी चीजों पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या होगा, रैंडमाइजेशन, रैंडमली आपको सिलेक्ट करना होगा वेरिएबल्स को। ठीक है, देन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यस, इट इज ऑल्सो एन की कैरेक्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जैसे कि आपको पता है जब भी हम रिसर्च करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इस स्टडी में क्या होता है, समटाइम्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी एक्स्ट्रा वेरिएबल आते हैं जो कि हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो हमारे स्टडी को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए रिसर्चर को एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना ही पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये दोनों भी मेन कैरेक्टर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। एंड ऑप्शन 3 is manipulation. It is also the main characteristics of or key characteristics of experimental research. ठीक है, मैनिपुलेशन क्या होता है, चेंजेस, हेर फेर करना। जैसे कि आपको पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको रिसर्च अपने रिसर्च में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं, ये देखने के लिए वो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड मैनिपुलेशन, ये जो तीनों भी है, ये रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखना आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके तीनों भी होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मैच करना है लिस्ट 1 को विथ लिस्ट 2। ओके, तो लिस्ट 1 हमें यहाँ पर क्या दी गई है, लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल जिसे हम 5 पॉइंट स्केल भी कहते हैं। ठीक है, लाइकर्ट स्केल क्या होता है, 5 पॉइंट स्केल। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं आपकी लाइकर्ट, ठीक है, जो सारे टाइप्स ऑफ स्केल्स है, चिपेट टेबल क्या होता है, ये डिटेल में मैंने इन सारे टाइप्स ऑफ स्केल्स पर लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो आपको वो सेशन मेरा देखना है। ठीक है, तो लाइकर्ट स्केल क्या होते हैं, 5 पॉइंट स्केल होते हैं, जिसमें आप बताते हो कि आपको बेसिकली एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि आप अग्री हो रहे हैं उस स्टेटमेंट से, आप डिसअग्री हो रहे हो उस स्टेटमेंट से, या फिर आप अग्री हो, आप स्ट्रांगली अग्री हो या फिर नहीं हो। तो यहाँ पर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है लाइकर्ट स्केल में, तो ये क्या होती है, क्वालिटेटिव टाइप के होते हैं, आपको उसमें अग्री या फिर डिसअग्री बताना होता है। ठीक है, तो लाइकर्ट स्केल ये क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। तो फर्स्ट का हो गया हमारा थर्ड। सेकेंड, टिपेट टेबल। टिपेट टेबल क्या होता है, याद रखना आपको, टिपेट टेबल होता है आपका जिसमें आप 4 पॉइंट्स और 4 डिजिट नंबर जो है रैंडमली सिलेक्ट करते हो, तो इसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि क्या होता है, टिपेट टेबल में आप जो 4 डिजिट नंबर है उसको किसी भी तरीके से रैंडमली आप टिपेट टेबल, ऐसा होता है एक टेबल होता है जिसमें बहुत सारी 4 डिजिट नंबर्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अगर आप सैम्पलिंग मेथड यूज करिए या फिर कोई आप बेसिकली सैंपल्स पे ही रिसर्च करते हो, तो आप टिपेट टेबल से कुछ भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। ठीक है, देन आफ्टर दैट कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा क्या है, एक सैम्पलिंग है जिसके थ्रू आप रिसर्च में आपके सैंपल सेलेक्ट करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप की सैम्पलिंग होती है कोटा सैम्पलिंग। देन यहाँ पर पॉइंट 4 है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस यानी कुछ ऐसा आपके पास थ्योरी होगी, ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट होगा जिसके बेसिस पर आप कुछ गेसेस दोगे।
ठीक है, आप कुछ जजमेंट करोगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेसिकली क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि हम जैसे कि आपको पता है हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस बेसिकली रिसर्चर गेसेस करते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनको जितनी भी नॉलेज होती है उनके बेसिस पर वो गेसेस करते हैं और उसी गेसेस को अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड हमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो अगर आपको जैसे फर्स्ट का आंसर आ रहा है, ठीक है, सेकंड का भी अगर आ रहा है, क्योंकि सेकंड का 4 दिया है, तो आप इस तरीके से आप अगर आप एक भी गेस करते हो आंसर तो आप इजीली ऑप्शंस को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सारा में बहुत डिफरेंट दिया गया है, तो आपको अगर एक भी आंसर आ रहा है तो आपको एक भी आंसर अगर आ रहा है मैच द फॉलोइंग से, तो आप करेक्ट आंसर डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर और ऑप्शन 4, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ एंड थर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ का सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पेयर है लिस्ट 1 से हमने लिस्ट 2 मैच कर दिया। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।